हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल किस्सा कहानी विद एसआरटी। आप सुन रहे हैं मिस्टर इरिटेटिंग, जिसे लिखा है नीलेश शर्मा ने और मैं हूं स्वाति। तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों का अलगाव। तुम आजकल बदल से गए हो, उसने कहा। मैंने उसकी तरफ देखा। वो हर बार ना जाने कैसे मेरा चेहरा पढ़ लेती थी। नहीं तो, मैंने पूरे विश्वास से कहा। पहली बात तो तुम अब एक बार में जल्दी फोन नहीं उठाते, और तुम्हें याद भी है तुमने मुझे पिछली बार कब आई लव यू बोला था? उसने पनीर बर्गर का एक निवाला मुझे खिलाते हुए कहा। उसका चेहरा उसकी नाराजगी को साफ दिखा रहा था। आई लव यू, मैंने बर्गर से भरे मुंह को मुश्किल से हिलाते हुए कहा। आई लव यू तुमसे ज्यादा, उसने कहा। आई लव यू बहुत ज्यादा, मैंने प्रतियोगिता में भाग लेते हुए कहा। आई लव यू सबसे ज्यादा, नाउ आई विन, नो मोर डिस्कशन, उसने प्रतियोगिता का फैसला सुनाया। वो मेरे होठों पर लगे हुए टुकड़े को साफ करने लगी। हम वेव मॉल के मैकडी में बैठे थे। अपने एग्जाम के बाद हम पहली बार साथ में घूमने आए थे। मैंने ये 17 दिन बहुत मुश्किल से बिताए थे। हर पल मेरे दिमाग में काव्या के लेटर में लिखे वो शब्द गूंज रहे थे। अभी तक मुझे काव्या के बारे में कुछ पता नहीं चला। मैंने उसकी सारी फ्रेंड्स को कांटेक्ट किया जिसे मैं जानता था, पर किसी को काव्या के बारे में कुछ पता नहीं था। मैंने कॉलेज से उसके घर का पता निकलवाया। उसके करीबी सूत्रों से पता चला कि वो घर पर नहीं है। मेकफायर कम्युनिटी में भी उसने आना बंद कर दिया था। अब मेकफायर की सारी जिम्मेदारी शशांक के ऊपर थी। आशी फेसबुक पर हमारी ली गई अभी की सेल्फी को अपडेट करने में व्यस्त थी। एग्जाम ओवर, फीलिंग ऑसम विद माय डफी, उसने बुदबुदाते हुए कहा। वो बहुत खुश थी। मैं उसके चेहरे पर वो मुस्कान देख सकता था। मेरी खुशियां मेरे साथ थी। मेरी आशी, जिसके बिना मैं एक पल नहीं रह सकता था, वो मेरे सामने थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर काव्या के बिना सब कुछ अधूरा सा लग रहा था। मैं खुद को कोस रहा था कि मैं एक लड़की को नहीं ढूंढ पाया। क्या मैं इतना असहाय हूं? मैं उसे मुश्किल घड़ी में अकेले कैसे छोड़ सकता हूं? इस बार के मेरे रिजल्ट बहुत खराब जाने वाले थे। मुझे बस किसी चमत्कार की जरूरत थी। मेरी अभी पिछली एक बैग भी बची थी। ओ मिस्टर ड्रीमर, आशी ने मेरी आंखों के सामने अपना हाथ फेरा। कहाँ खो गए? तुम्हारे पेपर तो अच्छे हुए हैं ना? उसने अपने बैग से लिप बाम निकाला और अपने होठों पर रगड़ा। उसके होठों ने अपना रंग बदल दिया। मुझे उसके नर्म होठों की जरूरत थी। यार, पेपर तो ठीक हुए हैं, बस सीएन और सीडी में डर लग रहा है। डोंट वरी, 30 तो मिल ही जाएंगे, उसने कहा। मुझे खुद से ज्यादा उसकी बातों पर भरोसा था। वो अभी अपडेट की गई हमारी सेल्फी पर कमेंट चेक कर रही थी। आशी, मैंने कहा। उसने मुझे अनसुना कर दिया। आज मैं उसे बताना चाहता था कि मैं काव्या को मिस कर रहा हूं, पर शायद अपनी गर्लफ्रेंड के सामने किसी और लड़की का जिक्र करना गुनाह समझा जाता है, और आई मिस हर बोलना इस गुनाह में फांसी के बराबर होता। मैंने आशी को काव्या के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया था। शायद उसे काव्या के बारे में बताने के बाद मैं आशी के हजारों सवालों के लिए तैयार नहीं था। ब्लडी बिच, उसने किसी के कमेंट को पढ़ते हुए कहा। आशी, मैंने फिर से उसका ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश की, पर वो अभी भी दुनिया से अलग अपने कमेंट वार में बिजी थी। मुझे तुमसे बात करनी है यार, मैंने जबरदस्ती उसका फोन छीनते हुए कहा। वो मेरे बदले हुए स्वभाव से हैरान थी। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, मैंने उसके कुछ पूछने से पहले ही कह दिया। अब उसका ध्यान बस मुझ पर आ गया। मैंने उसका फोन उसे वापस कर दिया। क्या हो गया मेरे डफी को? उसने अपना प्यार दिखाते हुए कहा और अपनी चेयर मेरे नजदीक कर ली। मैंने अपना कंधा उचकाया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं उसको क्या बोलूं। उसने मेरा सर अपने सीने पर रख लिया।
कोई बात नहीं, होता है ऐसा कभी कभी, तुम चिंता मत करो, अगली बार बैग क्लियर हो जाएगी, उसने मुझे सांत्वना देते हुए कहा। वो अब भी मेरी खामोशी को समझ नहीं सकी, पर उसके सीने से लगने के बाद मुझे अब अच्छा महसूस होने लगा। क्या तुम्हें किस की जरूरत है? उसने मेरे कान में धीरे से कहा। पर मिस्टर, मैं यहां तुम्हें पब्लिक प्लेस में किस बिल्कुल नहीं करने वाली, इसके लिए तुम्हें मूवी की टिकट लेनी पड़ेगी। उसने अपनी पलकें झपकाई। मुझे सच में उसके होठों की जरूरत थी, पर इसके लिए मुझे 2 घंटे बिना बात किए गुजारने थे। मैंने अजहर मूवी की 2 टिकटें ली। हमें लास्ट रो की मिडिल सीट मिली। हमारे दाहिनी तरफ एक अंकल जी बैठे हुए थे, जिनकी उम्र कुछ 40 के करीब रही होगी। उनके पेट ने अपना आकार बढ़ा दिया था और सर के बाल उनसे नाराज चल रहे थे। आशी ने सफेद सूट जिस पर जरदारी का काम हुआ था और चूड़ीदार सलवार पहन रखा था। वैसे तो वो मुझे हर कपड़ों में अच्छी लगती थी, पर इस सूट में वो बिल्कुल परी की तरह लग रही थी, एक संस्कारी लड़की। मैंने सोच रखा था पहली बार माँ को उसे इसी कपड़े में मिलवाऊंगा। मूवी शुरू हो गई। आशी हीरो की एंट्री का इंतजार कर रही थी और मैं अपने किस का। थिएटर भरा हुआ था। मैंने चारों तरफ नजर घुमाई। हमारे रो में कुछ फैमिली के लोग बैठे थे और बगल में अंकल जी, जिनकी वास्तविक नजर स्क्रीन पर और काल्पनिक नजर हमारी तरफ थी। मूवी शुरू हुए आधे घंटे बीत गए। आशी मूवी में पूरी तरीके से खो गई। मैं उसका ध्यान अपनी तरफ लाना चाहता था और उसे अपनी डील के बारे में बताना चाहता था, पर वो हमारा मूवी में लगा पैसा जाया नहीं होने देना चाहती थी। मैंने उससे उसका दुपट्टा छीन लिया और उससे अपने चेहरे को ढक लिया। अब उसे पता चल गया था कि मेरा ध्यान मूवी में नहीं है। आशी, मैंने अपना सर उसके कंधे पर रखते हुए कहा। बगल में बैठे अंकल जी ने अपनी वास्तविक आंखें भी हमारी तरफ कर ली। मैं चुप हो गया। आशी हंसने लगी। उसने मेरे हाथ को अपने हाथों में जकड़ रखा था, जो उसकी पुरानी आदत थी। अगले कुछ मिनट ऐसे ही बीते। आशी, मैंने फिर उसका हाथ हिलाया। उसने मेरी तरफ देखा। वो मेरे नजदीक आ गई। उसने दुपट्टे को हल्का सा ऊपर किया और अपने नर्म होठ मेरे होठों पर रख दिए। दुपट्टे ने हमें अंकल जी की नजरों से अच्छा कवर किया। उसे हर बार किस करना ऐसा लगता मानो हम पहली बार किस कर रहे हों। अब ठीक है, उसने अपनी लिपस्टिक को सही करते हुए कहा। उसके होठों की महक अब मेरे होठों पर आ गई। उसका दुपट्टा अब भी मेरे चेहरे पर था। मैं उसके सूक्ष्म झरोखों से आशी का चेहरा देख रहा था, जैसे बादलों के पीछे चांद कभी कभी झिलमिलाते हुए दिखता है। चंद सेकंड के लिए इस किस ने मुझे थोड़ी राहत दी, पर मुझे एक बड़ी राहत की जरूरत थी। इस खास और रोमांचक किस के बाद मुझे अंकल जी का चेहरा नहीं देखना था, पर अंकल जी की झूठी खांसी ने हमें बता दिया कि उन्हें मूवी से ज्यादा मजा हमारे किस को देखने में आया। इंटरवल होने में अभी कुछ समय बाकी था, पर मैं अपना ये समय आशी के दुपट्टे के पीछे से देखकर बिता सकता था। हम दोनों अपने अपने काम में मशगूल हो गए। अचानक मेरे फोन की घंटी बजी। मूवी थिएटर में फोन की घंटी बजना किसी डेंजर सिग्नल के बजने से कम नहीं होता। मैं हर बार अपना फोन इस उम्मीद में उठाता कि शायद काव्या ने कॉल किया हो, पर हर बार मुझे निराशा ही हाथ लगती। ये अनिरुद्ध का फोन था। मैंने स्क्रीन पर देखा। उन सबकी ये पुरानी आदत थी। जब भी मैं आशी के साथ होता तो वो फोन करके पीछे से अश्लील आवाजें निकालते। ओह, टच मी बेबी, कम ऑन, डू इट। मैंने फोन काट दिया। अगले कुछ सेकंड के बाद फोन फिर से बजने लगा। अंकल जी ने मुझे गुस्से भरी नजरों से देखा। मैंने फोन एक बार फिर से शांत किया। थोड़ी देर के बाद फोन फिर से बजा। आशी की नजर मुझ पर आ गई। इस बार साजन का फोन था। मुझे लग गया कि अब जरूर कुछ बात है, क्योंकि 3 बार फोन आने का मतलब था जरूर कोई खास बात है।
मैंने बिना किसी की परवाह किए फोन उठा लिया, पर मूवी के साउंड की वजह से दूसरी तरफ की आवाज पूरी तरीके से सुनाई नहीं दे रही थी। साजन जल्दी जल्दी कुछ बोल रहा था, उसे बाहर जाना था। मुझे लगा वो बाइक के बारे में पूछना चाहता है। हम लोग अभी वेव में मूवी देख रहे हैं, 4 बजे तक आ जाएंगे। वो अब भी कुछ बोल रहा था। मैंने फोन काट दिया। किसका फोन है? आशी ने अपनी पलकों से इशारा करते हुए पूछा। मैंने इशारे में ही उसका जवाब दिया। मैंने फिर से अपने माइक्रोसेकंड की किस ख्वाहिश में उसके दुपट्टे में अपने चेहरे को ढक लिया। आज मैं इमरान हाशमी का रिकॉर्ड तोड़ना चाहता था। मेरा फोन फिर से बजा। इस बार अंकल जी और आशी दोनों की नजरें मुझे घूरने लगी। मैं चुपचाप अपने फोन को साइलेंट में डाल दिया। दोनों वापस मूवी में खो गए। मुझे पता था मैं हॉस्टल पहुंचकर अपने दोस्तों से गालियां सुनने वाला हूं। एक तो साजन की शर्ट मेरे पास थी, ऊपर से बाइक भी मैं ही लेकर आ गया था। हम जल्दी ही कॉलेज खत्म होने के बाद अपने अपने घर जाने वाले थे। हमारे एग्जाम खत्म हो चुके थे। आशी लखनऊ में रहकर गेट की तैयारी करना चाहती थी, पर मेरा घर जाना जरूरी था। दीदी को देखने लड़के वाले आने वाले थे। आशी नहीं चाहती थी कि मैं घर जाऊं, पर मैंने उसे किसी तरीके से मना लिया। अगले कुछ मिनट के बाद थिएटर प्रकाशित हुआ। लोगों के चेहरे दिखने लगे। इंटरवल हो चुका था। मैंने अपने चेहरे से दुपट्टा हटाया और सबसे पहले आशी को उसका दुपट्टा वापस किया। वो मूवी की तारीफ करने लगी। मैंने उसकी हाँ में हाँ मिलाना शुरू किया। उसे प्राची देसाई के साथ काफी हमदर्दी थी, पर मुझे इमरान हाशमी का डायलॉग और उसका एटीट्यूड पसंद आया। ये फिल्म अजहरुद्दीन के ऊपर आधारित थी। अचानक मुझे याद आया कि मैंने अपना फोन साइलेंट में रखा है। मैंने अपना फोन निकाला। साजन के बहुत सारे मिस्ड कॉल पड़े थे और एक मैसेज, मराओ साले। मुझे कुछ अजीब लगा। वैसे तो ये गाली मेरे लिए बहुत नॉर्मल थी, पर उसके इतनी बार कॉल करने का मतलब जरूर कोई परेशानी का कारण था। मैंने तुरंत कॉल बैक किया। फोन जल्दी ही उठ गया। भोसड़ी के तुम वहां मजे करते रहो लौंडिया से। यहां सैंडी का एक्सीडेंट हो गया है। टाइम मिले तो सहारा हॉस्पिटल आ जाना। साजन ने फोन काट दिया। एक्सीडेंट? नाम सुनते ही मेरे चेहरे पर हवाइयां दौड़ने लगी। मैं अपनी सीट से उठा। क्या हुआ? आशी ने पूछा। सैंडी का एक्सीडेंट हो गया है, कहते हुए मैं गेट की तरफ दौड़ा। आशी मेरे पीछे थी। लखनऊ हॉस्पिटल। सैंडी बेड पर पड़ा था। उसकी आंखें बंद थीं। पैर पर प्लास्टर लगा हुआ था और सर से खून के निशान दिख रहे थे। सूर्य नारायण उसके बेड के पास बैठा हुआ था। उसकी नजरें ग्लूकोज से टपकती बूंदों पर थीं। कैसे हुआ ये सब? मैंने हांफते हुए सूर्य नारायण से पूछा। उसने मेरी तरफ देखा, पर कोई जवाब नहीं दिया। वो एक मूर्ति की तरह खड़ा था। ग्लूकोज की बोतल को देखने लगा। पीछे से आशी भी कमरे में आई। वो सीधे सैंडी के बेड के पास पहुंची। सब शांत थे। कोई कुछ नहीं बोल रहा था। थोड़ी देर के बाद नर्स अंदर आई। उसने सूर्य नारायण को दवा की पर्ची पकड़ाई और उसे बगल के स्टोर से लाने को कहा। सूर्य नारायण पर्ची लेकर आनन फानन में वहां से निकल गया। मैं सैंडी के पास पहुंचा। वो अब भी गहरी नींद में था। पैसे बचे हैं कुछ? सूर्य नारायण वापस दरवाजे की तरफ आते हुए बोला। मैंने अपना वॉलेट निकाला। मेरे पास 500 का एक नोट, जो अब विमुद्रीकरण की वजह से किसी काम का नहीं था, और कुछ छुट्टे पैसे बचे थे। 2000 चाहिए, सूर्य नारायण ने कहा। आशी ने तुरंत अपने पर्स से एक नोट मेरी ओर बढ़ाया। सूर्य नारायण पैसे लेकर वहां से चला गया। सब मेरी गलती है, आशी ने थोड़ी देर के बाद कहा। काश कि आज हम ना आए होते। तुम अपने दोस्तों के साथ होते तो सिचुएशन कुछ और होती। ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने उसका हाथ सहलाते हुए कहा। हम सैंडी के पास कुछ मिनट तक बैठे रहे। 10 मिनट के बाद सूर्य नारायण ग्लूकोज की बोतल और कुछ इंजेक्शंस के साथ वापस लौटा। उसने दवाइयों को टेबल पर रखा और चुपचाप पीछे खड़ा हो गया। वो दोनों कहाँ हैं? मैंने पूछा। पैसों का बंदोबस्त करने गए हैं। अभी हमने सैंडी के घर वालों को कुछ बताया नहीं है। सब मेरी वजह से हुआ है यार, मैंने अपना सर हाथों में लेते हुए कहा। पर ये हुआ कैसे?
फिर वही कॉलेज के सामने हाईवे पर रोड क्रॉस करते हुए। ये तो अच्छा हुआ कि ज्यादा चोट नहीं आई। हमारे कॉलेज के सामने नेशनल हाईवे ने पिछले कई साल में कई जिंदगियां ली थीं। यहां तक कि काव्या भी उसका शिकार हुई थी। और अब सैंडी। आशी के मोबाइल पर किसी का फोन आ रहा था और वो हर बार उसे काट दे रही थी। शाम के 7:30 हो रहे थे और आशी को हॉस्टल पहुंचने की टाइमिंग 8 बजे तक ही थी। अनंत, इसे हॉस्टल छोड़ दो, लेट हो रहा है, सूर्य नारायण ने कहा। सैंडी अब ठीक है, बस उसे नींद का इंजेक्शन दिया गया है। मैंने आशी की ओर देखा। वो जाने को तैयार नहीं थी। वो थोड़ा टाइम और वहां रुकना चाहती थी। जैसा होगा मुझे कॉल करके बता देना और पैसे की चिंता मत करना, कल मेरे एटीएम में पैसे आ जाएंगे, आशी ने ऑटो में बैठते हुए कहा। मैंने अपना सर हिलाया। उसका ख्याल रखना, उसने जाते हुए कहा। मैं आशी को ऑटो में बिठाने के बाद हॉस्पिटल पहुंचा। वहां साजन और अनिरुद्ध पहले से मौजूद थे। मुझे पता था यहां माहौल गर्म होने वाला है। सॉरी यार, मैंने नजरें चुराते हुए कहा। सॉरी अपने पिछवाड़े में डाल लो। साजन का गुस्सा 7वें आसमान पर था। साले ऐसे ऐसे दोस्त हैं, यहां दोस्त मर रहा है और ये गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहे हैं, वो कहते हुए बड़बड़ाने लगा। भाई मुझे पता नहीं था, ये सब अचानक कैसे हो गया। मैं उसे समझाने की कोशिश करने लगा, क्योंकि गुस्से में उसे समझाना एक मुश्किल भरा काम था। साले तुझे तो ये भी नहीं पता कि हमने तुझे कितनी बार कॉल किया, अनिरुद्ध ने कहा। अरे भाई मैंने फोन उठाया तो था, पर वहां आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। छोड़ो यार, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। सूर्य नारायण ने मेरी तरफदारी की। अबे तुम चुप रहो, एक बार बाहर जाकर फोन नहीं उठा सकता था ये, अब दोस्त से बड़ी लड़की हो गई, साजन ने हाथ लहराते हुए कहा। यार ये ज्यादा हो रहा है, मैं मान रहा हूं मेरी गलती है, पर उसे क्यों बीच में ला रहे हो? तेरे लिए तो अब दोस्ती का कोई मतलब ही नहीं रह गया है ना। वो 2 दिन की आई लौंडिया अब इम्पोर्टेंट हो गई है। साजन ने बिना मेरी बात सुने फिर कहा। अब उसके बारे में एक शब्द भी मत बोलना। मैंने इस बार अपना गुस्सा दिखाया। बोलूंगा साले, क्या उखाड़ लेगा? इस बिच के चक्कर में एक दिन तू अपना सब कुछ गवा देगा। वो साली बर्बाद कर देगी सब कुछ। गुस्से में मैंने उसका कॉलर पकड़ लिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे गाली देने की? उसने भी मेरा कॉलर पकड़ लिया। अनिरुद्ध और सूर्य नारायण हमें छुड़ाने के लिए कूदे। सालों आपस में लड़के मर जाओ। अनिरुद्ध ने मुझे धकेला। उसे होश आ गया है, तुम लड़ना बंद करो अब, सूर्य नारायण चिल्लाया। मैं भागकर सैंडी के पास पहुंचा। उसकी आंखें खुल चुकी थीं। वो हमें अपने सामने खड़ा देख रहा था। सॉरी यार, मैंने उसके बालों पर हाथ फेरा। उसने एक सूखी मुस्कान बिखेरी। साला जब लड़की जिंदगी में आ जाए तो दोस्त की किसे परवाह होती है, साजन बड़बड़ाया। मैंने मुट्ठियां भींच ली। वो बिना मतलब का बवाल कर रहा था। इसमें आशी की कोई गलती नहीं थी और वो उसी को सारा जिम्मेदार मान रहा था। अभी अब छोड़ ना, जो होना था वो हो गया ना, अनिरुद्ध ने उसे समझाते हुए कहा। सैंडी मुझे देख रहा था। उसका चेहरा सूखा पड़ा था और आंखें नम थी। क्यों छोड़ें, साला इनके लिए इतना करो और ये है कि गालियां दे रहे हैं। साजन अब भी शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। साजन अब तेरा ज्यादा हो रहा है, मैंने उसे चुप कराते हुए कहा। कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है, बस तू चला जा यहां से, हमें तेरी कोई जरूरत नहीं है, हम देख लेंगे सब जो भी करना है यहाँ। मैंने अनिरुद्ध की तरफ देखा। उसने भी कुछ नहीं कहा। आज के बाद सारी दोस्ती खत्म, साजन ने ऐलान किया। मैंने आखिरी बार सैंडी की ओर देखा। वो शायद कुछ बोलना चाहता था। मैंने अनिरुद्ध की ओर देखा। उसने भी कोई जवाब नहीं दिया। अभी मेरा वहां से जाना ही सही था। मैं वहां से निकल गया। पांच महीने बाद प्लेसमेंट का भूत। मेरे हाथ में मेरे डॉक्यूमेंट्स थे जिसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैं चुपचाप अकेला अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। आज पहली बार मैं अकेला महसूस कर रहा था। एक एक करके मेरे सारे दोस्त मुझसे दूर हो गए। पहले काव्या, फिर मेरे दोस्त। एक छोटी सी गलतफहमी ने हमें एक दूसरे से अलग कर दिया। हमें आज एक दूसरे से बात किए कई महीने बीत चुके थे और इसी बीच दूरियों ने अपनी मजबूत जगह बना ली थी। अब हम एक दूसरे से अलग रहने लगे थे। जिस दोस्त के बिना मेरा कोई काम नहीं होता था, आज उनसे नजरें मिलाए हुए महीनों गुजर गए। मैं भी झुकना नहीं चाहता था
क्योंकि इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। बस सैंडी ही हमारे बीच का एक मीडिएटर था, जिसने हमें मिलाने की पूरी कोशिश की थी, पर हमारे एटीट्यूड को वो भी नहीं हिला सका। मैं सैंडी के जरिए अपने दोस्तों से टच में रहता था। वो उनकी सारी बातें मुझे बताता। मैं आज भी काव्या के एक फोन का इंतजार कर रहा था। उसे खोजने में मैं पूरी तरीके से नाकाम रहा। वो इस दुनिया से जैसे गायब हो चुकी थी। मैं आज उस इंटरव्यू में नहीं जाना चाहता था। मैं अपने दोस्तों से मिलना चाहता था, उनके साथ मॉल की सीढ़ियों पर बैठकर उनकी बकवास बातें सुनना चाहता था। मुझे अपने दोस्तों की जरूरत थी। मुझे सूर्य नारायण के श्लोक की जरूरत थी, जो मुझे हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देती। मैं बीटेक की इस भेड़ चाल में नहीं जाना चाहता था। मुझे किसी के सामने अपने घुटने नहीं टेकने थे। मैं हर दिन सुबह से शाम बॉस की डांट नहीं सुनना चाहता था। पर मेरे घर वालों का प्रेशर दूसरी तरफ था। उनका बेटा बीटेक पूरा करने वाला है, जिसकी आस वो सालों से लगाए बैठे हैं। घर वाले बहुत मेहनत से कॉलेज में पैसा भरते आए हैं। अब उन्हें इस पढ़ाई के बाद एक अच्छी जॉब की उम्मीद थी, और जॉब तो लगनी चाहिए, नहीं तो हम अपने परिजनों को कैसे बता पाएंगे कि हमने बीटेक किया है, जिसके लिए वो ताना मारने के लिए कई सालों से तैयार बैठे हैं। हमें बीटेक की डिग्री तो मिलने वाली थी, पर उसके साथ फ्यूचर में आंख बंद करके अंधाधुंध भागने का टाइम आ चुका था। पापा की भी उम्र हो चुकी थी और अब घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आने वाली थी। पर अभी मैं इस जिम्मेदारी को उठाने के लिए तैयार नहीं था। मैं इस बंधन से पूरी तरह बंध चुका था। ऐसा बंधन जो शायद ही किसी इमोशन में डिसॉल्व हो। मुझे इस जॉब की जरूरत थी, क्योंकि इसके बाद घर वालों से पैसे की उम्मीद नहीं की जा सकती थी। हमने कॉलेज में एडमिशन लेकर 4 साल तो अपनी इज्जत बचा ली, पर अब आगे हमें लोगों के तानों से बचना था। मेरे हाथ में मेरी डिग्री थी, जो अगले कुछ मिनट में मेरा फ्यूचर का फैसला करने वाली थी। लोगों के चेहरे पर डर साफ देखा जा सकता था। वो परेशान हॉल में अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। कॉलेज में टीसीएस कैंपस प्लेसमेंट के लिए आया था। टीसीएस वेलकम्स यू का बोर्ड मेरी नजरों के सामने था, जिसके बारे में मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं था। मैंने एक दिन पहले टीसीएस के बारे में कुछ जानकारियां बटोरी थी। टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, जो एक आईटी सर्विस है। इसकी स्थापना 1968 में जीआरडी टाटा ने किया था, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, और इसकी 1 साल की प्रॉफिट 3.4 बिलियन से भी ऊपर है। इसमें 4 लाख से भी ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं, जो लगभग 46 देशों में अपडेट रहते हैं। इसे दुनिया की मोस्ट इनोवेटिव कंपनियों की लिस्ट में रखा गया है। पर मुझे तो इन 4 लाख कर्मचारियों में बस एक सीट चाहिए थी, पर उसके लिए आज मुझे उनके बॉस को इम्प्रेस करना था। और मेरे साथ वो दोस्त भी नहीं थे, जो मुझे उन्हें इम्प्रेस करने की फिजूल टिप्स बताते या मुझे मोटिवेट करने के लिए कोई श्लोक सुनाते। मेरे साथ काव्या नहीं थी, जो मेरा हाथ थामकर कहती कि अनंत, यू कैन डू इट। इस वक्त तो आशी भी मेरे साथ नहीं थी। उसका इंटरव्यू दूसरी बिल्डिंग में चल रहा था। मुझे उसकी जरूरत थी। उसने मुझे इंटरव्यू के बाद मिलने का प्रॉमिस किया। मैं उसके सुबह के भेजे गए मैसेजेस को बार बार पढ़ रहा था। ऑल द बेस्ट माई डफी, आई विल प्रे फॉर यू। अनंत श्रीवास्तव, गार्ड मेरा नाम पढ़ते हुए चिल्लाया। मैंने अपना हाथ ऊपर किया। मेरी धड़कनें तेज चलने लगी। अगले 15 मिनट मेरी जिंदगी के लिए काफी महत्वपूर्ण थे। मैंने एक गहरी सांस अंदर ली। मे आई कम इन सर? मैंने गेट पर पहुंचते ही कहा। यस, प्लीज कम इन, सिट। थैंक यू सर, मैंने चेयर पर बैठते हुए कहा। मेरे सामने टीसीएस के 3 लोगों की पैनल बैठी थी, जिसमें से एक नौजवान लड़का, जिसकी उम्र कुछ 30 के आसपास रही होगी। वो दिखने में स्मार्ट और स्वस्थ था। उसके दोनों तरफ 2 बुजुर्ग, जिनके बाल अपना रंग बदल चुके थे और शरीर की बनावट से उनका कोई मतलब नहीं था। मिस्टर आसिफ अली बीच में बैठा नौजवान, मिस्टर व्यास चौबे बाईं तरफ और मिस्टर शैलेश उपाध्याय आसिफ अली के दाईं ओर बैठे हुए थे। मुझे आज नौकरी पाने के लिए इन 3 लोगों को अपनी बातों से प्रभावित करना था। ओके अनंत, फर्स्ट टेल अस अबाउट योरसेल्फ।
मिस्टर शैलेश ने मेरी फाइल को निहारते हुए सबसे पहला सवाल किया। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उनको मेरी फाइल में कोई खास इंटरेस्ट नहीं है। सर, आई एम अनंत श्रीवास्तव, परसुइंग बीटेक विद IT ब्रांच एंड आई एम फ्रॉम वाराणसी। मैंने सबसे ज्यादा बार बोली गई इंट्रो को दोहरा दिया। दैट्स इट, चौबे जी ने कड़क आवाज में कहा। मैंने उनकी ओर देखा। यस सर, मैंने हिचकिचाते हुए कहा। शायद उन्हें मेरे बारे में कुछ और खूबियां जाननी थी जिसके लिए वो यहाँ आए थे। ओके अनंत, आपकी परसेंटेज लगातार एवरेज है। हमारे यहाँ बहुत अच्छे परसेंटेज के लोग आते हैं। सो व्हाट यू वांट टू से अबाउट इट? उपाध्याय जी ने सबसे खतरनाक गेंद डाली। मेरे पास उनके इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। मैं उनकी आंखों में आंखें डालकर नहीं कह सकता था कि आप मुझसे अच्छे परसेंटेज वालों को मत लीजिए। ओके, डोंट वरी, हम परसेंटेज को ज्यादा वैल्यू नहीं देते। उपाध्याय जी ने अपने गड्ढे जैसी शक्ल पर मुस्कान बिखेरी। बट व्हाई यू वांट टू जॉइन TCS? सर, बिकॉज आई वांट टू वर्क इन योर कंपनी एंड एक्सप्लोर माई सेल्फ एंड आई एम श्योर आई विल गिव माई बेस्ट। मैं ये नहीं कह सकता था कि सर, आई डोंट लाइक टू वर्क इन योर कंपनी, इसलिए मैंने ये कहा। चौबे जी ठहाका मारकर बीच में ही हंस पड़े। डियर, यहाँ सभी यही कहते हैं। आपकी बातें हमें कन्विंसिंग नहीं लगी। मैं चुपचाप बैठा अपनी बेइज्जती पर अपने आप को कोसने लगा। मैंने बीच में बैठे आसिफ की ओर देखा। मैं उनकी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा था, जो इंटरव्यू की शुरुआत से ही मुझ पर नजरें गड़ाए थे। डू यू इवन नो अबाउट TCS? चौबे जी ने मेरी बेइज्जती में कोई कसर ना छोड़ते हुए कहा। मैंने आसिफ की ओर देखा। एक गहरी सांस ली, महादेव का नाम लिया, क्योंकि अब मैं सच में चौबे जी को अपने दिल की बात बताने जा रहा था। Sir, honestly, I don't know much about TCS. I want to join TCS just because I need a job at this time for my parents and for survive in this blind place. I don't have any parameter to join TCS. I want to work in your company, whatever position, income, whatever work you want to give. I don't care. मैंने एक सांस में सब कुछ बोल दिया। तीनों मुझे ऐसे घूरने लगे मानो उनसे उनकी कंपनी खरीद ली हो मैंने। शायद मैंने कुछ ज्यादा ही साफ तरीके से उन्हें अपने बारे में बताया। चौबे जी एक बार फिर ठहाका मारकर हंस पड़े। मेरी फाइल को बंद कर दिया उन्होंने और वापस आसिफ की ओर बढ़ा दिया। मेरा हो गया, आपको कुछ पूछना है सर? आसिफ अली से पूछा। आसिफ अली के चेहरे पर एक मुस्कान थी जो मेरी बेइज्जती की थी। शायद वो मुझ जैसे बहुत लड़कों को झेल चुके होंगे। ओके अनंत, डोंट वरी, यहाँ मैक्सिमम लोग ऐसे ही हैं जो बिना इंटरेस्ट के पढ़ाई करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ देयर पेरेंट्स। तो तुमने इस बारे में पहले क्यों नहीं सोचा? उन्होंने मेरी फाइल को बंद कर दिया। अब मेरे पास सच बोलने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। ये सच शायद मुझे सुनाने और उन्हें सुनने में अच्छी ना लगे, पर सच तो सच ही होता है। सर, मैं घर का इकलौता लड़का हूँ, 2 बहनें हैं। बचपन से घर वालों ने मेरी पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दिया, हमेशा कोशिश की कि मैं एक अच्छा स्टूडेंट बनूं। हाँ, मैंने 12वीं तक अच्छे से पढ़ाई भी की, क्लास में हमेशा फर्स्ट आता। सबको लगा आगे चल के बड़ा नाम करेगा, पर किसी ने ये नहीं पूछा कि मैं किस चीज में नाम करना चाहता हूँ। अभी मैं दुनिया को समझने की कोशिश ही कर रहा था कि लोगों ने एक बड़ी रेस में भेज दिया। मैं दौड़ने को तैयार भी नहीं था, पर दौड़ना था, बिना रुके, बिना कुछ सोचे। 2 ऑप्शन थे, या तो डॉक्टर या इंजीनियर। सोचा इंजीनियरिंग कर लूं। अब एक अच्छा इंजीनियर बनने के लिए भी 2 ऑप्शन थे, IIT, AIEEE एग्जाम को क्वालिफाई करना, जिसे हमारे देश का हर स्टूडेंट क्वालिफाई करना चाहता है। एक अच्छी पैकेज पाने और अच्छा इंजीनियर बनने का एक लौता रास्ता। कोचिंग के सफल स्टूडेंट की फोटो पेपर में देखकर लगा कि अगर ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। आखिर नथिंग इज इम्पॉसिबल जो होता है। फाइनली भीड़ के साथ मैंने भी कोटा में एडमिशन ले लिया। यूपी बोर्ड में पढ़ने की वजह से 4 महीने तो इंग्लिश समझने में लग गया। अदिश सदिश की जगह वेक्टर और स्केलर होने लगा। तब तक लोग इस रेस में आगे पहुंच चुके थे, और फिर इस बड़ी लड़ाई के बाद रिजल्ट ने मेरी औकात मुझे दिखा दी। मैं IIT की रेस से बहुत बाहर फेंका जा चुका था।
और मेरी तरह ना जाने कितने थे। पर यहाँ पर भी उसके बाद 2 ऑप्शंस थे। हमारे देश में इंजीनियर बनने का सपना दिखाने वाले बहुत से कॉलेजेस थे जो 100% जॉब दिलवाने की बातें करते थे। मैंने भी कॉलेज के बारे में छानबीन करना शुरू कर दिया। मुझे अपनी इज्जत जो बचानी थी। हर कॉलेज में हमें हर तरह की सुविधा मिल रही थी, प्लेसमेंट, हॉस्टल, वाईफाई, मेस, सब कुछ। मैं लोगों के ताने नहीं सुनना चाहता था और मैंने इन सब बेइज्जती से बचने के लिए कॉलेज में एडमिशन ले लिया, क्योंकि उसके बाद भी मेरे पास ऑप्शन थे, एमटेक आईआईटी से या फिर एमबीए कैट से। और आज मैं आपके सामने हूँ, एक एवरेज परसेंटेज बॉय। मैंने देखा आसिफ अली के चेहरे पर वो मुस्कान बरकरार थी। वो मुझे ध्यान से सुन रहे थे। बाकी दोनों बुजुर्ग मेरी सच्चाई जानकर मुझे हीन भावना से देखने लगे, जैसे मैं कोई इंडस्ट्री के फाइनल प्रोडक्ट के बाद बचा हुआ अवशेष हूं। तो अब आपके पास क्या ऑप्शन है? आसिफ अली ने पूछा। सर कुछ नहीं, बस कोई अच्छी सी जॉब, फिर वही स्ट्रगल, शादी, बच्चे, परिवार और हाँ, इंजीनियर बनने का टैग। आसिफ अली हंस पड़े। उन्होंने गहरी सांस ली। सब कुछ सच बताने के बाद मेरा भी डर पूरी तरीके से खत्म हो चुका था। सच बोलने के बाद दिल हल्का हो जाता है। अच्छा अनंत, अगर एक पल को मैं आपसे ये कहूं कि हम आपको पूरी तरीके से फ्री कर रहे हैं, आपको जो करना है आप वो कर सकते हो, देयर इज नो एनी प्रेशर और एनी एक्सपेक्टेशन, सो व्हाट यू वुड लाइक टू डू? सर, आई लाइक राइटिंग। मुझे कहानियां लिखना पसंद है। मुझे अपने सपने बताने में ज्यादा समय नहीं लगा। कैसी भी हो, किसी की भी हो, हर व्यक्ति अपने आप में स्पेशल होता है। हर खुशियों की कहानी होती है, हर आंसू की कहानी होती है। कोई किसी को अपनी जिंदगी मान बैठा है और किसी को इसकी खबर भी नहीं है। कोई परिवार की खुशियों के लिए जी रहा है, तो कोई उन खुशियों को पैसों में तोल रहा है। सबकी अपनी अपनी कहानी है। मैं बस ऐसी ही कहानियां लिखना चाहता हूँ। आपके साथ भी कोई कहानी है जिसके लेखक आप खुद हैं। हर कहानी में कोई ना कोई नायिका होती है, कुछ जान देने वाले दोस्त होते हैं। हर कहानी में कुछ गजब के मोड़ भी आते हैं। एक अच्छे एंडिंग की तलाश में हर व्यक्ति अपनी कहानी को ही जी रहा है। मैं बस उन्हें शब्दों की शक्ल देना चाहता हूँ। बस यही मेरी कहानी है। मैंने अपनी बात खत्म की। दोनों बुजुर्ग मेरी कहानी को सुनकर हैरान थे। मैंने आसिफ अली की ओर देखा। उन्होंने एक गहरी सांस छोड़ी। अनंत, यू स्टिल हैव द बेस्ट ऑप्शन, यू कैन डू इट। मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा। वैसे नाइस टू मीट यू, होप वी विल मीट अगेन। आसिफ अली ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, जिसका मतलब था मेरा इंटरव्यू खत्म हो चुका था। मैंने बारी बारी से तीनों से हाथ मिलाया। तो आगे क्या होने वाला है इस कहानी में, ये जानने के लिए आपको अगला वीडियो जरूर देखना होगा। उसके लिए आप बने रहिए मेरे साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, ताकि आप ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियां मिस ना करें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। बाय बाय।